एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी। तो सीएफएससी किससे रिलेटेड है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना, ये एक एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी लिख दिया है, और इसमें ये सीएफटी होना चाहिए एक्चुअल में, है ना, सीएफटी होना चाहिए। सीएफएससी का एप्लीकेशन मतलब सीएफएससी ज्यादा या कम वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वगैरह में निकालते हैं हम लोग, ठीक है भाई। तो देखो एक एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी है एक्चुअल में, सीएफएससी नहीं है, सीएफटी है, ठीक। अब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट में हम लोगों के लिए फॉर्मूला है ये √n+2 बोर मैग्नेटॉन। यहां पर n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पहले मैंने मैग्नेटिज्म डिस्कस किया है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट, दो होगा तो कितना, ये पूरा बता दिया है। और ये भी बताया है n पॉइंट ए बी की वैल्यू अगर 0.7 के बराबर या ज्यादा हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n होगा। अगर पॉइंट ए बी की वैल्यू अगर छोटी हो, किससे भाई, 0.70 से, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n-1 होगा। ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया है आप लोगों को, ठीक है भाई। तो ये हम लोग पढ़ लिए हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कलर प्रॉपर्टीज देखना है हमको। कलर प्रॉपर्टीज में भी ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। तो इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई कंपाउंड व्हाइट दिख रहा है दैट मींस वो सभी प्रकार के जो लाइट है, सभी प्रकार के लाइट मतलब एक जो श्वेत किरण प्रकाश होता है, मतलब एक व्हाइट लाइट होता है, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। तो सारे कलर की लाइट को अगर रिफ्लेक्ट करता है कोई भी कंपाउंड तो व्हाइट दिखता है। अगर सारे कलर की लाइट को कोई भी कंपाउंड एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो क्या दिखता है हमको, ब्लैक दिखता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है, बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है किसका, कोई भी रेडिएशन का। आप लोग देखे होंगे हम लोग ठंड के दिनों में काले रंग के या गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं और गर्मी के दिनों में सफेद कपड़े पहनते हैं या हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, जबकि ब्लैक कलर जो या डार्क कलर है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अभी गर्मी के दिनों में देखेंगे आप व्हाइट कपड़े पहन के देखें और ब्लैक कपड़े पहन के देखें, ब्लैक या डार्क कलर के जो कपड़े हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं डार्क कलर के कपड़े गर्मी के दिनों में पहनने। ठीक है भाई। अब ये चीज आपको पता चल गया कि आल कलर जो है रिफ्लेक्ट होगा तो व्हाइट दिखेगा, सभी कलर जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ब्लैक दिखेगा। उसके बाद अगर कुछ एब्जॉर्ब हो और कुछ रिफ्लेक्ट हो तो हमको क्या दिखता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब कुछ जैसे ब्लू कलर कोई कंपाउंड दिख रहा है, ब्लू कलर का मतलब उसने ऑरेंज कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, या सो ऑन जो भी है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहां पे लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर चढ़ा लेता हूं, ये देखिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये है ऐसे लिख के बनाएंगे आप लोग ऐसे, क्या है ये, विबग्योर। इंडिगो और ब्लू लगभग लगभग सेम होता है इसलिए उसको बी ब्लू से रिप्लेस कर दिया गया है। ऐसे लाइन खींचे हम लोग ऐसे 1 2 3 VBGYOR विबग्योर लिख दिए। अब आपको ये देखना है कि अगर कोई कंपाउंड ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा। रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ग्रीन, और ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो रेड। ऐसे ही येलो को एब्जॉर्ब करेगा तो वायलेट, वायलेट को एब्जॉर्ब करेगा तो येलो, ऐसे दिखेगा। ठीक है भाई, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कोई कंपाउंड वायलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो येलो, येलो को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वायलेट, ऑरेंज को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लू, ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑरेंज। ऐसे ही रेड और ग्रीन में रिलेशन। ठीक, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन एक मैंने सॉल्व कराया है। तो यहां पे देख लेते हैं हम लोग, जब हम लोग वायलेट से रेड की ओर बढ़ते हैं तो इधर से इधर जाने पर क्या बढ़ता है भाई, वेवलेंथ बढ़ते जाता है। आप लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेवलेंथ का डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है। वेवलेंथ किसको बोलते हैं,
दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, दो कंटिन्यूअस क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग क्या, वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब वेव कितने दूरी से पास हो रहा है, ऐसे मतलब ये ऐसे बोलेंगे तो ये क्रेस्ट है, ये छोटा बड़ा थोड़ा बन गया, लेकिन ये देखो ये क्रेस्ट है दो, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलेंगे। ऐसे इधर एक ट्रफ और बना लो, ट्रफ मतलब गर्त, और ये क्या है, श्रिंग मतलब सिंक। ठीक, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, तो दो कोई भी क्रेस्ट ले लेना या दो ट्रफ ले लेना, दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ही कम होगी। इसको आप लोगों ने ये रिलेशन से पढ़ लिया होगा, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू एंड न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो हम लोग इधर से वायलेट से रेड की ओर जा रहे हैं, तो वेवलेंथ बढ़ रहा है और एनर्जी कम हो रही है। वेवलेंथ बढ़ रहा है और एनर्जी कम हो रहा है, यही लिखा है कि वेवलेंथ इंक्रीजेस एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक, अब इसी पे एक सवाल बना हुआ है, यहाँ पे इसी पे एक सवाल बना हुआ है, देखते हैं क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। तो एक्वस कॉपर सल्फेट का कलर आपको पता है, एक्वस कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। तो ब्लू को कौन एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू से रिलेशन किसका है, ऑरेंज। अगर इसी को उल्टा करके मैं पूछूं, क्या पूछ दूं कि अगर ऑरेंज कलर की लाइट को कॉपर सल्फेट एब्जॉर्ब करता है तो कौन से कलर का दिखेगा, वो ब्लू कलर का दिखेगा। ऐसे ही आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए पूछ दिया जाए, पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए पूछ दिया, देखो भाई एकदम इधर उधर का कलर रहेगा उसको हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो कई कलर की लाइट को एक साथ एब्जॉर्ब करेगा। हमको एकदम स्पेसिफाइड बोल दिया जाए तब हम बता सकते हैं कि इसके कलर को लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ब्राइट ऑरेंज कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट जो है ऑरेंज कलर का दिखता है, मतलब उसने ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है। ठीक, ऐसे ही आपको पूरा कंप्लीट कलर दिया जाए तब आप इसमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया तो ऑरेंज, ऑरेंज कलर को लाइट को एब्जॉर्ब किया तो ब्लू दिखाई देगा। ऐसे ही कोई जैसे क्रोमियम सल्फेट है, तो क्रोमियम सल्फेट ग्रीन कलर का दिखता है, तो ग्रीन कलर का दिख रहा है मतलब उसने रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया, उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है। ऐसे निकल सल्फेट भी ग्रीन कलर का दिखता है, मतलब उसने रेड कलर के लाइट को एब्जॉर्ब किया, उस वेवलेंथ की लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया है। ऐसे अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन लेवल में आता है, ये ग्रेजुएशन लेवल में आता है, ब्लू क्यों होता है, ये रेड क्यों होता है, ये पूछा जाता है। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है लेकिन बिल्कुल आ सकता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं दिखाता हूं आप लोगों को, पूरा सॉल्व है वैसे, देखिएगा। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग बाय देयर कलर, मैच द फॉलोइंग कंपाउंड बाय देयर कलर। ये रेड है, ये येलो है और ये ब्लू है ना। ये इसके सामने नहीं लिखा है, मतलब ये तीन कंपाउंड दिए गए हैं और तीन कलर दिए गए हैं, तो कौन सा कंपाउंड का कलर क्या होगा ये उसके लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको बताता हूं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, कलर, ये जो कलर देते हैं ना, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कलर से सबसे पहले आप क्या निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कलर से क्या निकालेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। मतलब कोई कंपाउंड रेड कलर का दिखाई देता है मतलब उसने ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, और येलो दिखा रहा है मतलब वायलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, और ब्लू दिख रहा है मतलब वो ऑरेंज कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है। अगर हम लाइट एब्जॉर्प्शन निकाल लें, अगर हम लाइट एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर निकाल लें तो हमको बाकी चीजें मिल जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, अरेंज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इन एनर्जी ऑर्डर। तो ये जो कलर है उसको एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। और हम लोगों ने पढ़ा है वायलेट से रेड जाने पर क्या बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ता है, एनर्जी क्या होता है, कम। तो
इसका एनर्जी मैक्सिमम है, इसका एनर्जी क्या है, मिनिमम है भाई। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, वायलेट का, वायलेट लिख लिए। उसके बाद बीच में कौन आता है, ग्रीन। उसके बाद ओ आर, जो ऑरेंज उधर है, तो उसकी एनर्जी क्या है, कम। अब हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री कलर, मतलब जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। ठीक, अब हम लोग लिगेंड का स्ट्रेंथ देखेंगे कि कौन सा लिगेंड ज्यादा एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ज्यादा एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, दैट मीन्स वो क्या है, ये ना कलर कैसे दिखता है, डी ट्रांजिशन के कारण। कोई भी कलर किसकी कैसे दिखता है, ये जो ऑर्बिटल है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है यहां से यहां, इसलिए कलर दिखता है। तो जिसका गैप बड़ा होगा उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। एनर्जी गैप बड़ा किसमें होगा, जिसका लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ कम है तो स्प्लिटिंग कम होगा, है ना। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ कम है तो स्प्लिटिंग का डिस्टेंस कम होगा। स्प्लिटिंग का डिस्टेंस कम है मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी लगेगी। ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो अपन लिगेंड का स्ट्रेंथ देख लेते हैं, कौन सा लिगेंड ज्यादा एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर अमोनिया, वाटर और क्लोराइड में सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलेंगे यहाँ पर। यहाँ इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, अमोनिया, उसके बाद वाटर, उसके बाद क्लोरीन। ये क्या है, अमोनिया, वाटर, फिर क्लोरीन है। अमोनिया, वाटर और क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा एनर्जी की लाइट मतलब वायलेट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, अमोनिया। उसके बाद ग्रीन कलर की लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, H2O वाला कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ऑरेंज कलर की लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोराइड वाला कॉम्प्लेक्स। अब इसी कॉम्प्लीमेंट्री कलर को वापस से उसके कलर में बदल दो। वायलेट को किस में बदलोगे, वायलेट को किस में बदलोगे भैया, वायलेट को किस में बदलो, वायलेट को किस में बदलोगे, येलो। वायलेट को येलो, हाँ, तो ये येलो हो गया। ग्रीन को किस में बदलोगे, इधर देख लो, रेड। ग्रीन को रेड में बदलेंगे। और क्लोराइड जो है ऑरेंज है वो किस में बदल जाएगा, ब्लू में बदल जाएगा। ठीक, तो अब अमोनिया वाला येलो कलर का होगा, अमोनिया येलो कलर का है, और H2O वाला रेड कलर का है, और क्लोराइड वाला ब्लू कलर का है। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसा कभी मत सोच के बनाना कि तो मैं जानता हूं कि आयरन H2O के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो रेड नहीं रहता, वो तो येलो रहता है। ऐसा मत सोचना, आपको इस कॉन्सेप्ट को सोचना है। जो भी कलर देगा कैसे सॉल्व करना, कलर से क्या निकालना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और कॉम्प्लीमेंट्री कलर के कलर को क्या कर लेना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में जमा लेना, और उसी एनर्जी ऑर्डर में लिगेंड को भी जमा लेना। तो आपको वो चीज मिल जाएगा जिसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब कर रहा है वो कलर आपको पता चल गया तो उसका रियल कलर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं हम लोग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो जिन चीजों को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उन्हीं चीजों को सीएफटी एक्सप्लेन कर रहा है ना। मैग्नेटिक मोमेंट अभी स्पिन ओनली पढ़ा के मैं छोड़ दिया, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली ही नहीं है, वहां पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन और मैग्नेटिक मोमेंट भी है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे उसको। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या बताता है, डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में किस टाइप से डिस्टॉर्शन होता है उसको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बताता है। तो ये कैसे आता है, तो यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है। इट इज ऑटोमेटिक एंड स्पॉन्टेनियस, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से सिमेट्री क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से क्या हो जाता है, सिमेट्री डिक्रीज हो जाता है, मतलब सिमेट्री एलिमेंट्स कम हो जाते हैं। ग्रुप थ्योरी सुबह पढ़ रहे हैं आप लोग, तो ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ जो सिमेट्री एलिमेंट्स है और D4H पॉइंट ग्रुप है, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप, और D4H पॉइंट ग्रुप में सिमेट्री एलिमेंट्स किस में ज्यादा, ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल में सिमेट्री एलिमेंट्स ज्यादा है जबकि D4H में क्या है, कम है। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या करता है, डिक्रीजेस
डिक्रीजेस द सिमेट्री ऑफ दैट एलिमेंट, एलिमेंट की सिमेट्री को, मतलब कंपाउंड की सिमेट्री को क्या कर देता है, लोअर कर देता है, कम कर देता है। ऑक्टाहेड्रल से कहां चले गया वो, D4H में चले गया। ठीक भाई, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इंक्रीजेस द CFAC ऑफ द सिस्टम। CFAC ऑफ द सिस्टम कैसे इंक्रीज होता है, क्योंकि स्प्लिटिंग हुआ है ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल के बाद अगर फर्दर स्प्लिटिंग होते हैं ऑर्बिटल्स, तो उनमें क्या लगता है, एनर्जी लगता है, मतलब एनर्जी बाहर निकलता है, इस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ऑर्बिटल फर्दर स्प्लिट होते हैं ना, तो वहां पर हमको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर से मिलता है, जिसको अभी कैलकुलेट करेंगे हम, जिससे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस की बढ़ जाती है, क्योंकि CFAC जितना ज्यादा होगा कॉम्प्लेक्सेस की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक, अब ये होता कैसे है, इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्बिटल्स। तो मैं ऑर्बिटल्स बना रहा हूं, अब मैं आप लोगों को पूछता जाऊंगा कि ये सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक, आप लोग बस जवाब देते जाना मेरे को। चलिए मैं कुछ लिख रहा हूं भाई, है ना, आप लोगों को बोलना है सबको। चलिए, अगर इस ऑर्बिटल, इधर से चालू करता हूं, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरा, तो ये सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक, बोलिए। सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक है ना। तीन लोग बैठे हैं, मान लो सिंपल से एग्जांपल, तीन लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, एक को रोटी मिल गया, दो को नहीं मिला, क्या है भाई, सही है कि गलत है, एसिमेट्रिक है ना, वो सही नहीं है। ठीक है, एसिमेट्रिक। अब तीन लोग बैठे हैं, तीन में से दो लोगों को बस मिला है खाना, ये भी क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। अब तीन लोग बैठे हैं एक लाइन में, अब उन तीनों को एक एक रोटी मिल गया है, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब हम दूसरे लाइन में चले गए, इधर एक लाइन में तीन लोग बैठे हैं और दूसरे लाइन में दो लोग बैठे हैं, अब दो में से एक को रोटी दे दिया आपने, ये क्या है, एसिमेट्रिक है। ये क्या है जी, एसिमेट्रिक। अब दूसरे लाइन वाले को भी अब सबको एक एक रोटी मिल गया है, इधर भी और इधर, ये क्या है, सिमेट्रिक है। ये क्या है, सिमेट्रिक। फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे, फिर से वही प्रोसेस। अब क्या करेंगे, इस वाले को हम लोग, इस वाले को क्या करेंगे, फिर रोटी देते जाएंगे, एक रोटी इसको दिए, एसिमेट्रिक। दो लोगों को नहीं मिला है, डबल दूसरा जो दूसरे बार हम रोटी दे रहे हैं वो नहीं मिला है, एसिमेट्रिक। अभी भी एसिमेट्रिक। अब क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। इधर क्या हो गया है, सभी लोगों को मिल गया है, अब हम लोग उधर जाने वाले। तो ये क्या है, प्रोसेस क्या है, सिमेट्रिक की इस एनर्जी लेवल में जो भी ऑर्बिटल्स हैं वहां इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, सिमेट्रिक। अब क्या है, एसिमेट्रिक। अब दो जने बैठे हैं, उनमें दो, एक को दो रोटी मिल गया है, दूसरा नंबर का रोटी मिल गया, इसको नहीं मिला है, ये क्या है, एसिमेट्रिक। अब क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। सभी को बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। तो आपको बड़े इत्मीनान से सोचना समझना है कि भाई हमको कैसे इलेक्ट्रॉन भरना है, और इलेक्ट्रॉन भरना मैं सिखा चुका हूं VBT और CFT दोनों में, उसी को यूज करते हुए आप लोगों को इलेक्ट्रॉन फील करना है, और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा है कि नहीं आपको देख लेना है। बिल्कुल इसके क्वेश्चन आता ही है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चाहे नेट में, चाहे सेट में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, अब मैं बात करता हूं, यहीं पे हमें एक ट्रिक मिला है। ट्रिक कैसे, कि अगर कोई भी, ये देखा गया है इन जनरल अभी तक जितने कंपाउंड्स देखे गए हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में ये स्प्लिटिंग है। ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग है, और ये क्या है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग है। अगर ऊपर के ऑर्बिटल में अनसिमेट्री आए, किसमें, ऊपर के ऑर्बिटल में क्या आए, अनसिमेट्री आए, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होगा भैया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। इस बात को याद रखना। तो कहीं पे क्वेश्चन कई बार आता है कि किस कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है। अब पढ़ने वाला बंदा पढ़ लिए रहता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो पढ़ लिया है, लेकिन वीक और स्ट्रॉन्ग नहीं पढ़ा है यार। तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तब होता है जब कभी अपर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में क्या होती है, अनसिमेट्री होती है, तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। अगर लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में अनसिमेट्री होती है इलेक्ट्रॉनों में, तो फिर वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, ऐसा देखा गया है।
तो ये चीज समझ आ गया। ऊपर के ऑर्बिटल में अनसिमेट्री कहने का मतलब मैं दिखाता हूं, 1 2 3 ये अनसिमेट्री है तो स्ट्रांग हो जाएगा। फिर ये अब क्या हो जाएगा, इधर के कारण अनसिमेट्री है तो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ऊपर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के कारण अनसिमेट्री आए तो उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अगर नीचे के ऑर्बिटल के कारण अनसिमेट्री आए जैसे कि अभी आया है, इसको बोलेंगे हम लोग वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक, समझ आया भाई? इतना इतना समझ आया सबको? आइए, ये सिस्टम बना हुआ है हाई स्पिन का, लो स्पिन का। हाई स्पिन का, लो स्पिन का कुछ एक मैं बता देता हूं, बाकी सब बना हुआ है, आप लोग बिल्कुल देख के किया जा सकता है। D1 सिस्टम है, D1 D2 D3 ये तीनों सेम हो गया है ना भाई? ये तीनों क्या होगा, सेम हो गया, बिल्कुल सेम होगा। D1 में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया जाएगा क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। तो ये देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन लिखा हुआ है, सही या गलत है या नहीं। फिर क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग या वीक, यहीं पे लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म्स में। तो अगर ऐसे है मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, और W लिखा है मतलब क्या है, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। यहां भी है और ये क्या है, वीक है। D3 मतलब E2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। और हाई स्पिन में D4 तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है जबकि EG में एक ही है। ऊपर के ऑर्बिटल में क्या है, ऊपर के ऑर्बिटल में क्या है भाई, अनसिमेट्री है EG में, ऑक्टाहेड्रल में, इसलिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है और कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। जबकि यहां पर नीचे के T2G वाले ऑर्बिटल में ही अनसिमेट्री है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो होगा लेकिन कैसे होगा, वीक होगा। ठीक भाई, ये चीजें समझ आ रहा है सब लोगों को? फिर D5 सिस्टम देखते हैं। D5 हाई स्पिन में देखते हैं, तो D5 हाई स्पिन मतलब ये T2G और EG को ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है यार, है ना? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। जबकि लो स्पिन में कैसे भराएगा, D5 में, D5 लो स्पिन 1 2 3 4 और 5 नीचे के ऑर्बिटल में अनसिमेट्री है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा और कैसा होगा, वीक होगा। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा और कैसे होगा, वीक होगा। तो ऑर्बिट आपको CFT के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फीलिंग आता है, तो आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वीक और स्ट्रॉन्ग निकालना, सिमेट्री और अनसिमेट्री देखना भी आता है। ठीक है भाई, चलो बाकी कर सकते हैं, कोई तकलीफ है तो इसमें पूछ लो। अभी सारा चीज तो सही है भाई इसमें से, है ना? सारा चीज सही है। T2G जैसे अनसिमेट्रिक लग रहा है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। T2G में अनसिमेट्री दिख रहा है मतलब वीक होगा। T2G5 अनसिमेट्रिक दिख रहा है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। T2G अनसिमेट्रिक है मतलब क्या होगा, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब T2G6 EG2 जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा ना उधर भी। ठीक है, D9 सिस्टम में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दोनों में होगा, दोनों में स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि D10 सिस्टम में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक, तो जिस भी कभी कोई कंपाउंड का पूछे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा या ना नहीं होगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक कंपाउंड आप लोगों को देता हूं, देखना ध्यान से। Fe ये आया हुआ है ना, FeCN6 4 माइनस और FeCN6 3 माइनस। ठीक, यहां पे देखते हैं आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आयरन क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 3D6, और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब 3D6 है, D6 लो स्पिन में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। D6 किसमें, लो स्पिन में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा जी, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे T2G क्या है, सिमेट्रिकली फील्ड है। जबकि यहां देखेंगे ना तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा और 3D5 आएगा। क्या आएगा, 3D5। अब T2G में इलेक्ट्रॉन को भरोगे, नीचे T2G है ऊपर EG है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो नीचे पहले इलेक्ट्रॉन को भरोगे। तो 1 2 3 4 5 देखो ये T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है। इस कंडीशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। ऐसे दो कंपाउंड दे दी आपको, ये A दे दिया भैया और B दे दिया। अब आपको पूछता है कि A में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कथन दे दिया, नीचे एसर्शन रीजन वगैरह दे दिया। A में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, B में नहीं होता है। B में होता है
ए में नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन दे दिया दोनों में होता है, चौथा ऑप्शन दे दिया दोनों में नहीं होता है। ऐसे ऑप्शन बना के दिया जा सकता है। तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, फील्ड स्ट्रेंथ देख लेना है, इलेक्ट्रॉन को भरना और देख लेना। इलेक्ट्रॉन को हमेशा किसके हिसाब से भरोगे? जब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपको पूछा जाएगा तो हमेशा सीएफटी के हिसाब से भरना, मतलब स्प्लिटिंग करा के इलेक्ट्रॉन को आप लोग भरना और देखना। ठीक भाई, चलिए आगे। तो इसमें निकालना, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन निकालना ही ज्यादा आज तक पूछा गया है। अब इसमें दो कंडीशन होते हैं, इसको मैं बताया था कि जेड इन और जेड आउट। जेड एक्सिस के जो लिगेंड्स है वो थोड़े ऐसे बड़े हो जाते हैं, मतलब दूर हो जाते हैं, और एक हो जाता है जेड एक्सिस के लिगेंड पास पास आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं जेड आउट और जेड इन। तो उसका कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं हम लोग कि वो बोल क्या रहा है। क्या बोल रहा है भैया, सुनिए ध्यान से। वो बोल रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ T2G एंड EG एनर्जी लेवल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो वो ये बोलना चाह रहा है कि जो dxy और dx2y2, dxy और dx2y2 ये जो ऑर्बिटल है वो किसके फंक्शन है? x और y एक्सिस के फंक्शन है। ये ऑर्बिटल्स किसके फंक्शन है? x और y एक्सिस के। तो दोनों का एनर्जी जब घटे, जब x y एक्सिस की एनर्जी अगर कम होगी तो दोनों की एनर्जी कम होगी, और एक्स वाई एक्सिस में एनर्जी बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी, एक्स वाई की और dx2 माइनस y2 की। ऐसे ही जो ये ऑर्बिटल है कौन कौन से? dz2, dxz और dyz, ये किसके किसके फंक्शन है भाई? ये जेड एक्सिस के फंक्शन होते हैं। किसके फंक्शन होते हैं? ये जेड एक्सिस के फंक्शन होते हैं। मतलब अगर जेड एक्सिस में एनर्जी अगर इंटरेक्शन बढ़ता है, जेड एक्सिस में अगर रिपल्सिव इंटरेक्शन बढ़ेगा तो इन सब ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, और अगर रिपल्सिव इंटरेक्शन कम होता है तो एनर्जी कम होगी। मतलब एक्स वाई एक्सिस में अगर एनर्जी कम हो रही है तो इन ऑर्बिटल्स की कम होगी, अगर जेड एक्सिस में कम हो रही है तो इन ऑर्बिटल्स की कम होगी। मतलब ये ऑर्बिटल का एनर्जी सेम अगर घटेगा तो दोनों का घटेगा, बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा। इससे आप लोग ऑप्शन काट सकते हैं और गलत होने से बचा सकते हैं। मतलब अगर एक्स वाई ऊपर जा रहा है ना तो dx2 माइनस y2 भी ऊपर जाएगा। अगर dxz yz जा रहा है ना, मतलब इनमें तो जेड एक्सिस से जो रिलेटेड है, तो जेड एक्सिस से रिलेटेड है तो जिस एक्सिस का एनर्जी डिफरेंस कम होगा, मतलब जहां पर हम लोग इंटरेक्शन देखेंगे तो इनका जेड एक्सिस में होगा, इनका एक्स वाई में होगा। ठीक, इस थ्योरी को हम लोग अभी स्प्लिटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ने की जरूरत है। अगर स्प्लिटिंग अभी बताऊंगा उसके बाद इस थ्योरी को आप लोग नहीं पढ़ोगे। देखना, इसको पढ़ लोगे या फिर स्प्लिटिंग को पढ़ लो, फिर इस थ्योरी को समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आप लोगों को यहीं पे मैं बता रहा हूं, ये केस है जेड इन का। एक मिनट, इधर आ जाओ। अब यहाँ पे हम लोगों ने जब ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग बनाया था तो वहीं पे मैंने क्या बनवाया था आप लोगों को? टेट्रागोनल भी बनवाया था ना। तो यहाँ पर जो लिगेंड है ये एल और ये एल लिगेंड, आप लोगों को दिख रहा होगा कि इनका डिस्टेंस बढ़ गया है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जेड आउट बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं टेट्रागोनल इलॉन्गेशन। क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल इलॉन्गेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेट्रागोनल इलॉन्गेशन। अब जेड एक्सिस से आने वाले लिगेंड ही दूर दूर हैं। क्या हो रहा है? जेड एक्सिस से आने वाले लिगेंड ही दूर दूर हैं, इसलिए जेड एक्सिस के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम होगी और एक्स वाई की बढ़ जाएगी। तो जेड एक्सिस की जो एनर्जी है वो क्या होगी? जेड एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल है ना वो क्या है? दूर दूर है। जेड एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल हैं वो दूर दूर हैं, इसलिए जेड एक्सिस से रिलेटेड जो भी ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी क्या होगी भाई? कम होगी, एक्स वाई वाले की बढ़ जाएगी, क्योंकि लिगेंड दूर दूर है। तो अपन पहले बनाते हैं ये ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग। तो ऑक्टाहेड्रल में ये क्या होता है भैया? ये होता है T2G और ये होता है EG। आप लोगों को बता दिया गया है, फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद अपन देखते हैं एक्स वाई वाला अलग है
और एक्स जेड वाई जेड अलग है, एक्स जेड वाई जेड अलग है। अब डी एक्स वाई वाले की एनर्जी बढ़ेगी, तो डी एक्स वाई वाले को अलग कर दिया है यहाँ पे, और एक्स जेड और वाई जेड, एक्स जेड वाई जेड वाले की एनर्जी क्या होगी भाई, कम होगी, क्योंकि जेड एक्सिस में लिगेंड दूर दूर है, उस पर इंटरेक्शन कम हो रहा है, तो जेड एक्सिस वाले की एनर्जी कम हो गई, एक्स वाई वाले की बढ़ गई। इधर भी जेड एक्सिस वाला कौन है, ये है डी जेड टू, तो इसकी एनर्जी कम हो गई, डी एक्स वाई वाले की बढ़ गई। बस ये है जेड आउट के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन। अब यहाँ पे दो नया टर्म आपको दिख रहा है, दो नया टर्म दिख रहा है डेल वन और डेल टू, दो नया टर्म जो दिख रहा है डेल वन डेल टू, उसका कैलकुलेशन आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये बीच में ये बैरिसेंटर होता है इसका, और इस वाले पार्ट का वैल्यू होता है -1/3 डेल टू, और ऊपर वाले पार्ट का वैल्यू होता है 2/3 डेल टू, है ना। तो ये नीचे रहेगा तो नेगेटिव में, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव में, ये हमेशा डेल टू रहेगा और ये हमेशा डेल वन, और इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बराबर है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है, बराबर है, तो ये -½ पर इलेक्ट्रॉन और ये +½ पर इलेक्ट्रॉन, ये डेल वन होता है और ये डेल टू होता है। हमेशा याद रखना आप लोग, हमेशा याद रखना कि डेल वन इज ग्रेटर देन डेल वन इज ग्रेटर देन डेल टू, और पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल वन एंड डेल टू। मतलब कभी भी आप जॉन टेलर डिस्टॉर्शन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे डिस्टॉर्ट करके इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग आप नहीं कराएंगे, क्योंकि ये डेल्टा की जो एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से बहुत कम है ना। मतलब पेयरिंग कराने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और आप लोगों को बताया हूं मैं कि जो ज्यादा एनर्जी का काम है उसको हम नहीं कराने वाले। तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू डेल वन और डेल टू से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए डायरेक्ट पेयरिंग कभी भी मत कराना। जैसे यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मान लो D3 सिस्टम है, ठीक है, D3 हाई स्पिन का सिस्टम है, यहाँ आ गया और आप लोग भर रहे हैं भैया ऐसे, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू डेल वन और डेल टू से बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने जेड आउट देखा, जेड आउट को एक बार और मैं बताया था जब आप लोगों को CFT वहां पे पढ़ाया था, तो जेड एक्सिस के लिगेंड दूर दूर हैं, इसलिए जेड एक्सिस से जो लिगेंड आ रहे हैं उसका इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा, इसलिए जेड एक्सिस के ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और एक्स वाई की बढ़ जाएगी। बस अब ये वैल्यू डेल टू वाला और डेल वन वाला आप लोग याद रखेंगे, ये आप लोगों का काम में आएगा। ये टेट्रागोनल इलोंगेशन है भाई, ये लंबा बना हुआ है, टेट्रागोनल इलोंगेशन नहीं लिखा होगा कहीं तो लिख लेना, ये टेट्रागोनल इलोंगेशन है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जेड आउट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जेड आउट। आइए अब आते हैं जेड इन या टेट्रागोनल कंप्रेशन, जहां पर जेड एक्सिस के लिगेंड पास पास आ जाते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं जी, कैसे बना सकते हैं भैया, देखिए ध्यान से कि ये जेड एक्सिस, ये लिगेंड है ना। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना, ऐसे ऐसे, और जेड एक्सिस वाले जो लिगेंड है ना, जेड एक्सिस वाले लिगेंड को थोड़ा छोटा कर लेना, हाँ ये छोटा बन गया, ये एल, ठीक, इसको बोलते हैं जेड इन या टेट्रागोनल कंप्रेशन। अब क्या हो रहा है, जेड एक्सिस के लिगेंड पास पास हैं, तो वो क्या करेगा, उनमें ज्यादा रिपल्शन होगा, तो जस्ट उल्टा काम करना, जस्ट उल्टा, जेड एक्सिस वाले की एनर्जी को बढ़ा देना और एक्स वाई वाले की कम कर देना, या जेड आउट में जो हुआ है उसको जस्ट उलट देना। तो ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग है, मैं बताया आप लोगों को, क्या है भैया, ये T2G है और ये है EG। जेड एक्सिस वाले की एनर्जी को कम करो, एक्स वाई लिखा हुआ है, इसको सुधार लेना भाई, एक्स वाई जेड एक्स जेड, है ना, सुधार लेना है ना। देखो तो एक्स वाई वाले की एनर्जी को कम करो, डी एक्स वाई की एनर्जी कम कर दिए, एक्स जेड वाई जेड को बढ़ा दो, ठीक। फिर यहाँ पर जेड एक्सिस वाले की एनर्जी को बढ़ा दो, एक्स वाई वाले की कम करो, तो एक्स वाई का मैं बोला ना, अगर डी एक्स वाई और डी एक्स टू वाई टू अगर कम होगा तो दोनों का एक साथ कम होगा, और बढ़ेगा तो दोनों का एक साथ बढ़ेगा, ये चीज आप लोगों को बोला हूं। और जेड एक्सिस से जो रिलेटेड ऑर्बिटल है उनका एनर्जी एक साथ बढ़ेगा या कम होगा, तो जेड एक्सिस वालों की एनर्जी एक साथ बढ़ रही है, डी जेड टू एक्स जेड और वाई जेड।
और अपन को पता है इधर ये आ गया नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू जो पहले हम लोग पढ़ के रखे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सेम सारा चीज रहेगा, डेल 1 इज ग्रेटर देन डेल 2, पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल 1 एंड डेल 2। डायरेक्ट पेयरिंग कभी नहीं कराएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, ठीक भाई। जब सभी इन जैसे ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ऐसे जितने इलेक्ट्रॉन इसमें है उसको इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कर लिए, उसके बाद उसका क्या करेंगे हम लोग, पेयरिंग करेंगे, उसके बाद उसका पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ 3 ऑर्बिटल यही स्प्लिट हुआ है ना, ऐसे मत करना कि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे भी करते हैं कई लोग, देखना 1 2 3 4 ऐसे है। अब इसको भरो तो बोलेंगे 1 2 3 4 सबको एक एक करके भरने बोले हैं, नहीं होगा ऐसे, अरे ये इसी का पार्ट है, ये इसी यही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डेल 1 वाला डेल मतलब डेल 2 वाला डेल 1 में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको यही बांटना है, यही भरना है, इसके इलेक्ट्रॉन को कभी भी यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन इन दोनों में आएगा, इस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इन दोनों में आएगा, इन तीनों में आएगा, ठीक है। तो ये गलती आप लोग मत करना, ठीक। अब हम लोग देखते हैं CFSE इंक्लूडिंग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, CFSE including John Taylor distortion, CFSE increases the CFSE of John Taylor distortion increases the CFSE of the system। तो CFSE को कैसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बढ़ाता है उसको हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैं एक तो कैलकुलेशन करके अभी आप लोगों को बताता हूं, बाकी का कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। चलो देखो, तो अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं टाइटेनियम H2O6, ठीक है जी, और ये है 3+, तो इसमें आएगा कॉन्फ़िगरेशन 3D1, मतलब इलेक्ट्रॉन है भाई ऐसे 3D1 और 4s0, 3D1 आ गया भैया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां भरेगा, अब वही इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा, यहां भरेगा यार, ठीक। अब CFSE कैलकुलेट करना है, CFSE क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए CFSE पहले ऑक्टाहेड्रल में कैलकुलेट कर लेते हैं, CFSE तो ये कितना आ जाएगा, -0.4 डेल O, और ये वैल्यू किसमें है, माइनस में है, और ये वैल्यू ये कितना आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है, -2/3 डेल 2, -2/3 डेल 2। तो ये आ जाएगा CFSE इंक्लूडिंग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, CFSE इंक्लूडिंग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां पे ये वैल्यू ऑक्टाहेड्रल का पहले निकाल लेना, ये मिल जाएगा, फिर इधर भरना, इधर के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू -2/3 डेल 2 है, इधर के लिए एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना है, +1/3 डेल 2 है। तो ऐसे आप लोग इसको कर सकते हैं, ऐसे आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं इसको, ठीक। चलो आगे आ जाओ। सर यहाँ मैथमेटिकल में थोड़ा वो है क्या, मतलब चलो अब वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, अब देखो यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो ना वैल्यू तो लिखा है लेकिन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वाला CFSE नहीं लिखा है, तो आप लोगों को उसको लिखना है। कैसे लिखोगे, अभी अभी सिखाया क्या, एक आध दो और करके बताऊं मैं, कैसे करके बताऊं, ये वाला बता दूं, D6 वाला, D6 लो स्पिन और हाई स्पिन का दोनों को बताता हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, ठीक। चलो बना लेते हैं, आ जा भैया, अभी नहीं है, उधर लिखता हूं। तो D6 पहले नियम से बना लेना भाई, D6 लो स्पिन देखिए, लो स्पिन 1 2 3 4 5 6, इसका CFSE निकालेंगे, इसका CFSE निकालेंगे। तो CFSE जब निकालेंगे तो ये 6 इंटू -0.4 डेल O प्लस 2p, इसको मत भूलना भैया, या लास्ट में और लिखने का तरीका इसका बताता हूं मैं, ये हो गया। अब इसी को आपको ना आगे एक्सटेंड कर लेना है, अब इसको आप लोग जेड आउट में लेंगे कि जेड इन में लेंगे,
जेड आउट मिलेंगे कि जेड इन मिलेंगे? ये सीखे हैं क्या अपन? सीखे हैं क्या? नहीं सीखे हैं ना? तो चलो उसको पहले सीख लेते हैं। जेड इन जेड आउट पता ही नहीं है, दोनों में कैलकुलेशन अलग अलग आएगा ना जी। ये मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं? जेड इन और जेड आउट में सीएफएससी अलग अलग आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो सबसे पहले आप लोगों को इन जनरल मैं ये सिखा देता हूं कि जेड इन कब होता है और जेड आउट कब होता है, उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे यार सीएफएससी। चलो आ जाओ। हाँ ये है ट्रिक, ये है ट्रिक भैया। देखो कैसे करोगे। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ना ऑक्टाहेड्रल के साथ साथ टेट्राहेड्रल में भी होता है, ये बात याद रखें। इसमें ऑक्टाहेड्रल के साथ साथ टेट्राहेड्रल में भी होता है, ये बात आप लोग याद रखना। टेट्रागोनल में डिस्टॉर्शन कैसा होता है, उसके ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, ये आज तक मैंने तो नहीं देखा है ना। कि टेट्रागोनल में इलांगेशन होता है, कंप्रेशन होता है, क्या होता है नहीं पता, लेकिन टेट्राहेड्रल जो कंपाउंड होता है उसमें भी डिस्टॉर्शन देखा गया है। तो टेट्राहेड्रल होता है, उसका बॉन्ड एंगल थोड़ा बहुत चेंज होता हो जाता होगा, या कोई बॉन्ड लंबा और कोई बॉन्ड थोड़ा सा छोटा हो जाता होगा, लेकिन कैसे होता है ये चीज अभी तक मैंने नहीं देखा है। अगर आप लोगों ने कहीं देखा है कि टेट्रागोनल कंपाउंड में, सॉरी टेट्राहेड्रल कंपाउंड में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कैसे प्रोनाउंस्ड होता है, उस पे रिलेटेड कुछ पेपर्स हैं या कुछ बुक्स में है, तो मेरे को जरूर बताइए। मेरे पास इसकी जानकारी अभी तक नहीं है कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, ये बता सकता हूं मैं। वीक होता है ये भी बता दूंगा, स्ट्रांग होता है ये भी बता दूंगा, लेकिन कैसे उनके ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होता है और ये ऑर्बिटल्स चेंज होते हैं वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है कोई से भी बुक्स में मेरे पास, जहां तक मेरे पास है। चलिए, तो आप लोग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दो टाइप के ऑर्बिटल्स में देखने को मिलते हैं, एक तो T2G और EG। इसी को हम लोग टेट्राहेड्रल के लिए ले लें तो वो टेट्राहेड्रल में E और T2, क्योंकि सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसलिए G टर्म हम लोग हटा देते हैं। अब जब भी कभी T2G ऑर्बिटल में, जब भी कभी T2G ऑर्बिटल में क्या होगा, T2G ऑर्बिटल में अनसिमेट्री होगी, तो जो CFSE है -2/3 del2 से बढ़ जाएगी। जब भी कभी अनसिमेट्री होगी किसमें, T2G ऑर्बिटल में अनसिमेट्री होगी, तो वो CFSE बढ़ जाएगी -2/3 del2 से। और अगर EG ऑर्बिटल में अनसिमेट्री होगी तो ये बढ़ जाएगा -1/2 del1 से। तो T2 में del2 से बढ़ेगा, और इसमें EG में या E में होगा तो -1/2 del1 से बढ़ेगा। ठीक, इसको याद रखने के से अच्छा है कि आप लोग तुरंत कैलकुलेट कर लें। तो इसमें आप लोगों को सीखना है जेड इन और जेड आउट किसमें होता है। जनरल है, थोड़ा वैरी भी करता है, लेकिन इन जनरल जहां तक जितने क्वेश्चन आते हैं वो इससे सॉल्व हो जाते हैं। अगर T2G में अनसिमेट्री, अगर T2G में अनसिमेट्री एक इलेक्ट्रॉन से है तो जनरली जेड इन होता है। एक इलेक्ट्रॉन से अनसिमेट्री कहने का मतलब ये T2G ऑर्बिटल है, ये भी T2G ऑर्बिटल है, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है T2G में, इस कारण से अनसिमेट्री, इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण से अनसिमेट्री है, इसको बोलेंगे अनसिमेट्री बाय 1 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, जेड इन होगा। यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पहले भरे थे तो सिमेट्रिक था, इस एक इलेक्ट्रॉन के आ जाने से ये सिस्टम अनसिमेट्रिक हो गया है। यहाँ पे भी अनसिमेट्री बाय 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इन जनरल जेड इन होगा। ये क्या होगा, जेड इन होगा। यहाँ पे अनसिमेट्री बाय 2 इलेक्ट्रॉन, अनसिमेट्री बाय 2 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन के कारण अनसिमेट्री होना। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन था, अनसिमेट्री बाय 1 इलेक्ट्रॉन था, अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया यार, इसको बोलेंगे अनसिमेट्री बाय 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके कारण क्या होगा, जेड आउट। अब यहां देखते हैं, पहले ऑर्बिटल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन था, अब 3 इलेक्ट्रॉन के बाद और इलेक्ट्रॉन भरा 1 और 2। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के कारण जो सिस्टम है वो अनसिमेट्रिक हो गया, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ये क्या है भैया, ये
दो इलेक्ट्रॉन के कारण सिस्टम हो गया है अनसिमेट्रिक। ठीक, तो T2G ऑर्बिटल में जब भी कभी इलेक्ट्रॉन मतलब अनसिमेट्री एक इलेक्ट्रॉन से हो तो उसको बोलेंगे इन जनरल जेड इन होगा, और दो इलेक्ट्रॉन के कारण अनसिमेट्री होगा तो उसको बोलेंगे वहां पे जेड आउट होगा। ऐसे ही अगर ई या ईजी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकली फील्ड हो तो जनरली क्या होता है, जेड आउट होता है। तो इस ट्रिक को यूज करते हुए आप पहले स्प्लिटिंग बना लेना, स्प्लिटिंग बनाने के बाद आप क्या कर लेना, जेड इन जेड आउट निकाल लेना, उसके बाद सीएफएससी भी निकल जाएगा। तो मैं एक आध एग्जांपल करता हूं, यहाँ पे दिखा है क्या यार, चलो तो इधर देखते हैं, कुछ दिया हुआ है, आ जाओ भैया। मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D5 होता है। D5 हाई स्पिन है यार, 3 इलेक्ट्रॉन T2G में, 2 इलेक्ट्रॉन EG में, सभी सिमेट्रिकली फील्ड है, ऑर्बिटल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा ही नहीं, CFSE क्या होगा, 0 होगा। कोबाल्ट 2+ मतलब D7 सिस्टम है, कोबाल्ट 2+ और D7 सिस्टम है, यहाँ पे CFSE ये जेड आउट होगा बोलते हैं, यहाँ पे CFSE हम लोग निकाल के देखते हैं। तो D7 है हाई स्पिन, 1 2 3, ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, अब इसको फर्दर स्प्लिट कर लो, है ना। चलो, तो ये और ये इधर के कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इधर को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, समझ आया ना। अरे इधर का इलेक्ट्रॉन एक तो यहाँ जाएगा, एक तो यहाँ, उसके बाद पेयरिंग होता है ना, कभी भी सेम एनर्जी का ऑर्बिटल में डायरेक्ट पेयरिंग नहीं होगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है del1 और del2 से। ठीक, चलिए अब नीचे वाले का कैलकुलेट कर लेते हैं यार अपन, आ जाओ भाई। तो जेड आउट बोला है, जेड आउट मतलब जेड एक्सिस के जो ऑर्बिटल्स हैं उसको नीचे रखोगे और एक्स वाई वाले को ऊपर। दो जो ऑर्बिटल्स है वहां पर क्या हो जाएगा, -1/3 डेल, क्या रखेंगे 1, -1/3 del1। चलो इधर देखो, अब कैलकुलेट कर लो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5, और इधर है +2/3। चलो अब इधर देखो भैया, ये क्या आ जाएगा, 4 × 1/3, ये हो जाएगा -4/3 +2/3। क्या जाएगा जी, क्या जाएगा, -2/3 आएगा, -2/3, ये del2 रहता है, क्या है del2। तो CFSE कितने से बढ़ गया भाई, -2/3 del2 से बढ़ गया। अब हम लोगों ने जो ट्रिक यूज किया है उसको देख लेना। T2G ऑर्बिटल में अनसिमेट्री जब आ रहा है, किसमें अनसिमेट्री आ रहा है, T2G ऑर्बिटल में जब अनसिमेट्री आ रहा है तो कितने से CFSE बढ़ जाएगा, -2/3 del2 से। T2G ऑर्बिटल में अनसिमेट्री आ रहा है, किससे बढ़ जाएगा, -2/3 del2 से आपका CFSE बढ़ जाएगा सर। ठीक, हाँ सर ये del2 जो लगाए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण, CFSE नॉर्मल CFSE आप लोग निकाल सकते हैं। CFSE कितने से बढ़ेगा, इतने से बढ़ेगा, वो मैंने बता दिया। ठीक भाई, कर सकते हैं, बाकी नहीं बनेगा तो मेरे को बताना भाई। ठीक ठीक, तो ये देखो यहाँ पे 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर इस कंपाउंड में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा नहीं, T2G6 है, नहीं होगा। अब इस कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन से अनसिमेट्री होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे ना, ये देखिए ऐसे, तो T2G5 है, 1 2 3 4 5, 2 इलेक्ट्रॉन से अनसिमेट्री है, मतलब क्या होगा, जेड आउट होगा। जेड आउट होगा मतलब इलेक्ट्रॉन फिर से ऐसे भरे जाएंगे, ये देखो ऐसे, ऊपर में तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही नहीं, फिर भर लो, देखो तो। अब जेड एक्सिस वाले
1 2 3 4 और 5, 4 इंटू -1/3 प्लस 2/3 है ना, प्लस 2/3। फिर निकालो तो भैया 4/3 -4/3 प्लस 2/3 कितना आ गया, फिर से -2/3 del 2। और 5 इलेक्ट्रॉन के कारण डेल ऑक्टाहेड्रल मतलब जो CFSE होता है 5 गुना -4 करो तो क्या हो जाएगा -2.0 del O। और D5 है मतलब पेयरिंग हुआ है 2p। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं -2/3 del 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक भाई, ये पेयरिंग एनर्जी क्योंकि मैंने साथ में लिख दिया, कई बार ऐसे लिखते हैं इसको, कैसे -2.0 del O माइनस 2/3 del 2 प्लस 2p। ठीक, तो ये दो पेयर नए बनता है भाई D5 में, इसलिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन विद इंक्लूडिंग CFSE। ठीक, तो आप लोगों को स्पेशल केस में पूछा जाता है फाइंड आउट द CFSE इंक्लूडिंग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो बहुत कम ये सवाल आए हुए हैं, ये एकदम एडवांस लेवल है भाई, इससे ज्यादा कभी नहीं जाएगा। ये एडवांस लेवल है कि आपको CFSE में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के साथ CFSE पूछ दे, इससे ज्यादा एडवांस आपका नहीं जाएगा। ठीक, तो आप लोग जितने भी कंपाउंड्स है उसमें CFSE इंक्लूडिंग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आप लोग निकालना, आप होमवर्क है आज का भैया सब लोग। इसमें साइड में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का CFSE नहीं बना है, आप लोग रफ कॉपी में बनाइएगा और ये जो भी है यहाँ पे आएगा उसको ऐड करिएगा। ठीक, और जिसको भी कोई भी दिक्कत होगी मेरे से पूछिएगा जरूर। ठीक, अब आते हैं हम लोग स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड हाई टेम्परेचर में हो या लो टेम्परेचर में, सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस स्टेट में हो, वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करते ही हैं। उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वाले कंपाउंड्स। तो स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वाले कंपाउंड होते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये। अब इसमें जो इनका फॉर्मूला यही होता है M2Pb, मतलब ये M क्या हो सकते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और थुलियम जो एल्युमिनियम की फैमिली का है। ठीक, तो हाँ मतलब बोरान एल्युमिनियम की फैमिली का है, थुलियम। तो ये काउंटर आयन ये हो सकते हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और थुलियम, और ये लेड भी एज अ काउंटर आयन बाहर में रहता है। अल्टीमेटली ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें D9 सिस्टम होता है। क्या होता है, इसमें D9 सिस्टम होता है। इसमें कॉपर का कंपाउंड है, D9 सिस्टम होता है, जेड आउट ही रहता है। तो क्या रहता है, जेड आउट। इसमें क्या पाया जाता है, स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। स्टैटिक मतलब वो बदलेगा नहीं, चाहे उसको सॉलिड स्टेट में रखो, लिक्विड स्टेट में रखो, गैसियस स्टेट में रखो, लो टेम्परेचर में रखो या हाई टेम्परेचर में रखो, वो क्या शो करता है, स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है। कौन सा कंपाउंड, ये कंपाउंड, इसमें काउंटर आयन चेंज हो सकता है। मतलब ये M2 लिखा है, वहां पे 2 पोटेशियम हो सकता है, 2 रुबिडियम, 2 सीजियम या 2 थुलियम हो सकते हैं। ठीक, तो ये स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इस एग्जांपल को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई। कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, D9 सिस्टम होगा, जेड आउट होगा, स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ऐसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ऐसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जिसमें, ऐसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जिसमें आपका जेड इन और जेड आउट दोनों होते रहता है, जेड इन और जेड आउट दोनों होते रहता है, उस कंडीशन में उस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का एग्जांपल है ये जेड इन और जेड आउट, इसमें क्या होते रहता है, होते रहता है भाई। कभी जेड इन दिखाता है कंपाउंड, कभी जेड आउट दिखाता है। इसको बोलते हैं हम लोग इस कंपाउंड विद डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। डायनेमिक मतलब चलते रहना। ठीक, अब है एप्लीकेशन ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन।
एप्लीकेशन ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, तो इसका सबसे पहले मैं एक आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि कैसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हमको देखने को मिलता है और ग्रेजुएशन की क्लासेस में हम लोग कैसे इसको पढ़ते थे। तो देखेंगे ध्यान से, अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करें, ये ऑर्बिटल है ऐसे, इस कंपाउंड की बात करते हैं, इसका D1 है ना, अरे बना हुआ है, फालतू उधर नहीं बनाता, ये बना हुआ है, यहाँ पर D1 है भैया, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की जो पॉसिबिलिटी है ये एक है यार, है ना, यहां से वो इस ऑर्बिटल में जाए या इस ऑर्बिटल में जाए, उसको एक ही एनर्जी मिलेगा, मतलब लगेगा एक ही अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है। तो हमको जब यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा लेंगे ना, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा लेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, एक सिंगल बैंड मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, एक सिंगल बैंड मिलना चाहिए, क्योंकि एक ही ट्रांजिशन की, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी कितनी है, ओनली एक है, इसलिए हमको क्या मिलना चाहिए, ये एक सिंगल बैंड हमको मिलना चाहिए। तो सिंगल बैंड ना मिलके हमको क्या मिलता है, ऐसे कंपोजिट बैंड मिलता है। क्या मिलता है हमको, कंपोजिट बैंड मिलता है। ये शोल्डर को थोड़ा बड़ा बना दिया है, छोटा बनाना है भैया, शोल्डर सिर से, मतलब ये शोल्डर है मेरा, सिर से बड़ा है क्या, शोल्डर नहीं है ना, सिर से थोड़ा नीचे ही है और छोटा है, तो इसको ऐसे हल्का सा ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये शोल्डर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये शोल्डर इंडिकेट करता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को। और वो शोल्डर आता कैसे है, क्योंकि एनर्जी लेवल, जो दो एनर्जी लेवल भी थे ना, एक लोअर था और एक हायर था, वो फर्दर स्प्लिट हो गए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना जी, ये इलेक्ट्रॉन एक ही बार ट्रांजिशन कर सकता था, यहां से यहां जाता। अब जब ये एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाएंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है और यहां से यहां जा सकता है। तो एक ट्रांजिशन के जगह हमको कितना ट्रांजिशन दिखेगा, 3 ट्रांजिशन दिखेगा। एक ट्रांजिशन की जगह कितना ट्रांजिशन दिखेगा, 3 ट्रांजिशन, जिसमें 2 ट्रांजिशन एक साथ मर्ज होते हैं, तीसरा ट्रांजिशन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में नहीं दिखते हैं। तो ट्रांजिशन है कैसे, वो देखेंगे। तो ये देखो ऐसे और ये है ऐसे। तो जब स्पेक्ट्रा को हम लोग अपन प्लॉट करते हैं ना, तो वो हमको ऐसे और ऐसे दिखेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट ये ढक दिया है ये वाला भैया, तो अपन को ऐसे दिखता है। तो ये शोल्डर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये शोल्डर इंडिकेट कर रहा है आपका स्प्लिटेड एनर्जी लेवल के कारण जो ट्रांजिशन आया है ना, उसको इंडिकेट कर रहा है। और शोल्डर का जो हाइट होता है हमेशा क्या होगा, ऊपर वाले से कम होगा, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम होगी, मतलब पहले वाले की इंटेंसिटी पहले ट्रांजिशन की ज्यादा होगी, दूसरे ट्रांजिशन की कम, और तीसरे ट्रांजिशन की बिल्कुल कम या कभी कभी तो दिखेगी ही नहीं। तो आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा से आप ये देख सकते हैं कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा है या नहीं। आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को देखेंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का स्पेक्ट्रा लेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे शोल्डर बनता हुआ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में आपको दिखेगा। ठीक है भाई, समझ आया, समझ आया जी। यस सर। हाँ, किसी को कोई दिक्कत। अब इसी में, इसी कंपाउंड में आपको ना कठिन से कठिन और सरल से सरल बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूं, जरा सुनना ध्यान से ना। यहीं से सवाल बनता है भाई, मतलब बनाने वाला एग्जामिनर कहाँ सवाल बनाएगा, अब लिख देगा। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोलेगा ही नहीं, क्या बोलेगा वो, फॉर दिस कंपाउंड, फॉर दिस कंपाउंड ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विल बी फेवर्ड बाय, मतलब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन कैसे फेवर्ड होगा या कहां से कहां जाना इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा फेवर्ड होगा। तो ये बोल देगा भैया dxy से dxz और yz में जाना फेवरेबल होगा, या वो पूछेगा dxy से आपका dz2 में जाना फेवरेबल होगा, ऐसे पूछ सकता है। तो सबसे फेवरेबल कम एनर्जी का ट्रांजिशन है यार, ये ट्रांजिशन क्या होगा, फेवरेबल होगा, ये ट्रांजिशन फेवरेबल नहीं होगा। अब दोनों लिख दिया, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, फॉर द फॉलोइंग और दिस कंपाउंड दिस टू ट्रांजिशन इज डिजाइनेटेड, ये दोनों ट्रांजिशन डिजाइन किया गया है
इसमें से अब नीचे रीजन लिख देगा, ये ट्रांजिशन फेवरेबल है, कम एनर्जी का है, ये ट्रांजिशन फेवरेबल नहीं है, ज्यादा एनर्जी का है। फिर उल्टा कर देगा स्टेटमेंट को, ये ट्रांजिशन फेवरेबल नहीं है, ज्यादा एनर्जी का है, ये ट्रांजिशन फेवरेबल है, कम एनर्जी का है। तो आपको हमेशा याद रखना है, आप देखो ट्रिक जो बताया हूं उसके हिसाब से P2G एक इलेक्ट्रॉन से अनसिमेट्री है, यहाँ पे क्या हुआ है भैया, जेड इन हुआ है। क्या हुआ है, जेड इन स्प्लिटिंग आप लोगों को दिख रहा है। तो आपको ऐसे बनाना है और आपको एनर्जी लेवल भी आपको दिख जाएगा। तो जब भी कभी इस कंपाउंड की वो बात करेगा ना, हमेशा याद रखना ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के लिए ही आता है। ये कंपाउंड का जब बात करेगा तो ये कंपाउंड जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के लिए ही आता है। ठीक भाई, तो ये सवाल बन सकते हैं। ठीक, चलिए अब एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन लिखा है, यहां से यहां ट्रांजिशन E1, यहां से यहां ट्रांजिशन E2, यहां से यहां ट्रांजिशन E3। कम एनर्जी, ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी। तो E1 सबसे छोटा, E2 बड़ा, E3 बड़ा। E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1। और एनर्जी और वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन होता है, इसलिए जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा उसका वेवलेंथ सबसे कम है ना, ये वेवलेंथ किसका ज्यादा हो जाएगा, लैम्डा वन। ठीक है, अब सेम चीज एक्सप्लेन किया है वो किसके लिए, कॉपर के कॉम्प्लेक्स के लिए। सेम चीज किसके लिए एक्सप्लेन किया है, वो कॉपर के कॉम्प्लेक्स के लिए। और कॉपर के कॉम्प्लेक्स में Eg जो ऑर्बिटल है, मतलब Eg ऑर्बिटल में अनसिमेट्री है। तो Eg ऑर्बिटल में हम लोगों ने ट्रिक में क्या पढ़ा है कि जनरली वहां पर जेड आउट होता है। जनरली क्या होता है वहां पर, जेड आउट ट्रांजिशन होता है। तो जेड आउट के हिसाब से स्प्लिटिंग किए हैं। जेड एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स है ना, उनकी एनर्जी को क्या किए हैं हम लोगों ने, कम कर दिया है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, जेड आउट होता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होगा भैया, उसको देखिए, ये जगह खाली है ना जी, इस खाली जगह में ऐसे होल बना दिया है। इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, होल है। तब ये होल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चढ़ेगा तो ये होल यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चढ़ेगा तो होल यहाँ आ जाएगा, और इसमें से भी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ चढ़ेगा तो होल यहाँ आ जाएगा। तो इस ये कम एनर्जी का गैप ये क्या है, E1 है, फिर E2 है, फिर E3 है। ठीक, तो ये कम एनर्जी, फिर ज्यादा एनर्जी, फिर ज्यादा एनर्जी। ये आपका जेड इन और जेड आउट सिस्टम के लिए एक एग्जांपल मैंने बताया। और यहाँ पे भी जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रांजिशन जो होगा, यहाँ पर ट्रांजिशन क्या होगा, इन तीनों मतलब इन 6 इलेक्ट्रॉनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको लगेगी। तो एक ही बैंड हमको मिलना चाहिए था। क्या मिलना चाहिए था, एक ही बैंड मिलना चाहिए था, लेकिन हमको क्या मिलता है, कंपोजिट बैंड मिलता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट बैंड विद शोल्डर, है ना। तो ये शोल्डर क्या इंडिकेट करता है, ये शोल्डर इंडिकेट करता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को। ये शोल्डर क्या इंडिकेट करता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को इंडिकेट करता है। तो ये हुआ भैया आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के एग्जांपल्स और सारे जो इनके कॉन्सेप्ट से मैंने बताया। ट्रिक भी बता दिया कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अगर ऊपर वाले ऑर्बिटल में होगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, नीचे वाले ऑर्बिटल्स में होगा तो वो वीक होगा। अगर Eg ऑर्बिटल में हो रहा है तो जनरली जेड आउट होगा। P2G में अगर एक इलेक्ट्रॉन से अनसिमेट्री है तो जेड इन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से अनसिमेट्री है तो जेड आउट होगा। ठीक, CFSE कैलकुलेशन के लिए मैंने बता दिया है। अगर P2G ऑर्बिटल में अनसिमेट्री है तो CFSE बिना देखे -2/3 del2 से बढ़ा देना, और Eg में अगर अनसिमेट्री है तो CFSE निकालने के बाद उसमें -1/3 del1 लगा देना। बिल्कुल सही होगा, हर बार देख लेना आप। ठीक, तो ये है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के सारे कॉन्सेप्ट और सवाल जो भी दिया हूं। ठीक, अब मैं 5 मिनट लेकर आपको माइक्रोस्टेट्स का ये वाला प्रॉब्लम आपको बता देता हूं, फिर मैं क्लास आज ओवर करूंगा। ठीक, तो माइक्रोस्टेट्स अपन पढ़ते हैं, आप लोग सब लोग पढ़ के आए हैं इसको, है ना भाई, ग्रेजुएशन में। आ जाओ भैया। तो माइक्रोस्टेट्स क्या होता है, माइक्रोस्टेट्स होता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में कितने तरीके से भर सकते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोस्टेट्स। और माइक्रोस्टेट्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोगों ने जो तरीका भी बता रहा हूं उसको आप लोग ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े हो, बाकी तरीके हम लोग हायर लेवल में पढ़ते हैं। तो सबसे सिंपल वाला भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर n जो है
n क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स, जो कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, p ऑर्बिटल में 6, d ऑर्बिटल में 10, f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जिस ऑर्बिटल को देखोगे उस नंबर को यहाँ चढ़ा देना, जिस ऑर्बिटल को देखोगे इस ऑर्बिटल, जैसे s ऑर्बिटल के लिए पूछ रहा है तो वहां पर n इक्वल टू 2 आएगा, p ऑर्बिटल के लिए 6, d ऑर्बिटल के लिए 10, f ऑर्बिटल के लिए 14 आएगा। आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आस्किंग इन क्वेश्चन, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिटल, जैसे मैं बोलूं d ऑर्बिटल के लिए d2 है, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी भैया 10 और r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगर d3 के लिए पूछ रहा है तो n की वैल्यू हो जाएगी d ऑर्बिटल के लिए 10 और r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ऐसे ही p2 के लिए पूछा तो p ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 और कितना इलेक्ट्रॉन है जी 2, तो ये क्या हो जाएगा r की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ऐसे आप लोगों को रखना है और सॉल्व करते जाना है। चलो भैया सॉल्व करते जाते हैं, देखो ध्यान से, और मैं सॉल्व करके बताता हूं। आ जाओ, अब 1s1 है ना, तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल को भी सॉल्व करके बताऊंगा। r, अब फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, पढ़ लेना भाई, याद कर लेना इसको। तो n मतलब 2 आ जाएगा, s ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और r की वैल्यू 1 है तो 1 फैक्टोरियल लिख दिए। अब n माइनस r 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये लगा दिए। अब फैक्टोरियल जैसे कुछ भी रहेगा ना उसको एक एक डिजिट कम करते जाना और कहां तक लाके रोकना, 1 तक लाके रोकना, या फिर आप नीचे में काटने के लायक जो डिजिट होगा वहां तक लाके रोक सकते हैं। जैसे कि 3 फैक्टोरियल है जी, तो 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 बस। 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे आप फैक्टोरियल मत लगाना, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। देखो तो ये 2 फैक्टोरियल को सॉल्व किया, 2 इंटू 1, और इधर 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1 1, तो ये आ गया भैया 1s1 या ns1 में आप लोग इलेक्ट्रॉन को 2 तरीके से भर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन को। ऐसे ही p2 के लिए पूछा है, p2 में देखना p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, r की वैल्यू 2 है और n माइनस r ऐसे रख दिया, ठीक। अब 6 है, 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 तक सॉल्व किया, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल उसने काट दिया, ठीक भाई। और ये 2 फैक्टोरियल था, 2 इंटू 1, अब ये 2 से इसको काटा है, 2 या 6, कितना आ जाएगा 15। ऐसे ही सारे चीज सॉल्व किए हुए हैं। अगर किसी को मतलब कोई भी तरीके का तकलीफ आता है इसमें तो मेरे को पूछ लेना भाई, सारा चीज सॉल्व किया हुआ है इसमें। मेरे को, मैं नहीं सोचता कि इसमें टाइम पास करके मेरे को कुछ मिल जाएगा, है ना, बहुत आसान है भाई। किसी कोई कहीं पे रुक रहा है तो मेरे से जरूर पूछ लेना प्लीज, सारे के सारे सॉल्व कर लेना। मतलब आपके लिए होमवर्क है वो पूरा CFSE आप लोग सॉल्व करना, वो CFSE पूरा सॉल्व करना जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के साथ, और आपको ये तो पूरा सॉल्व हुआ और रखाया है, तो आप लोग फिर भी अपने से P1 से P6 और वैसे D1 से D10 और F1 से F14 ऐसे। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, आप एक एग्जांपल P का देख लो, एक एग्जांपल D का देख लो, एक एग्जांपल F का देख लो, उसके बाद बिना देखे इन तीनों ऑर्बिटल के लिए आप लोग पूरा सॉल्व करो। पूरा सॉल्व करने के बाद ही आप कॉपी देख के मैच करना, कितना आपका सही होता है, कितना गलत और कितना आप अटकते हो, ठीक। कैलकुलेटर वगैरह यूज नहीं करना भाई, कैलकुलेटर वगैरह यूज नहीं करना, डायरेक्ट आप फटाफट ये छोटा छोटा डिजिट है तो काट पीट के सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करना और याद भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, याद भी हो जाएगा आपको। माइक्रोस्टेट्स, मेरे एपी के इंटरव्यू में माइक्रोस्टेट्स डायरेक्ट पूछा गया था मेरे को, P2 का कितना होता है, P3 का कितना होता है, D5 का कितना होता है, तो वो आपको याद हो जाएगा। Dn और D10 माइनस n का सेम होता है, क्या बोला मैं, Dn और D10 माइनस n, जैसे कि D3 और D7 का देखो ना सेम होगा। देखो, आप लोगों को तरीका बता रहा हूं, D3
अरे आ जाए D3 D7 का सेम होगा, मतलब D1 D9 का सेम होगा, D3 D7 का सेम होगा, D4 D6 का सेम होगा, ऐसे D2 और D8 का सेम होता है। क्या माइक्रोस्टेट्स भी सेम होगा, टर्म सिंबल भी सेम होगा। क्या होता है, माइक्रोस्टेट्स भी सेम होता है, टर्म सिंबल भी सेम आता है इनका। तो आपके लिए बेनिफिट है यार। डी आप कैसे, आप सर कैसे कैसे बता रहे हैं, तो आप कैसे करना, दोनों दो ठो डी बनाना और दोनों को जोड़ के 10 होना चाहिए। 9 और 1 10, 3 और 10 सॉरी 3 और 7 10, 4 और 6 10, 2 और 8 10, ऐसे ही P1 P5 P2 P4। अब P3 P3 तो होता नहीं है, तो P1 और P5 का सेम होगा, P2 और P4 का सेम होगा। ऐसे ही f ऑर्बिटल के लिए भी होता है, मतलब कोई भी ऑर्बिटल Dn एंड D10-n का सेम होगा। ऐसे ही Fn और F14-n का सेम होगा, ऐसे ही Pn और P6-n का सेम होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को तरीके याद रहने चाहिए। ठीक, तो आप लोग पूरा नियम से सॉल्व करना, पहले P1 से 6, D1 से 10 और F1 से 14, उसके बाद ये कॉपी देखिएगा। ठीक, इसके बाद माइक्रोस्टेट्स निकालने के और तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, चलिए तो आज की क्लास में यही ओवर करता हूं। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी मैं अवेलेबल हूँ। अच्छा, क्वेश्चन को भी रिकॉर्डिंग करना है, ऐसा एक जन मैडम का वो था। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ ताकि बाद में किसी को पूछे तो समझ आ जाए। चलिए मैडम मैं बता रहा हूँ आपको, D6 है ना जी, तो D6 मैं दो कंपाउंड लिख रहा हूं। चलिए, तो यहाँ पे D6 के लिए आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है, जो लिख रहा हूं वो दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ, चलिए अब ये यहाँ पे दोनों, ये 3D6 है और ये भी क्या है, 3D6 है। यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल में ना ऐसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन, ऑक्टाहेड्रल में ऐसे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे दोनों जगह। तो देखते हैं, फटाफट ये बनाने आना चाहिए। तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग वेरिंग नहीं होगा, वीक फील्ड लिगेंड है ये। तो इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना सबको, फेड हो गए? यस सर। हाँ दिख रहा है ना। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकली फिल किए गए हैं और T2G ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन से अनसिमेट्री है। तो इस कंपाउंड में क्या होगा, जनरली जेड होगा, लेकिन अभी मैं पढ़ाया हूं ये कंपाउंड क्या होता है, डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है। क्या शो करता है, डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है। अगर इस कंपाउंड के बारे में पूछे कि कौन सा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है, क्या बोलेंगे आप, डायनेमिक। मैं एक स्पेशल एग्जांपल में इसको लिखाया हूं। ठीक है, तो इस कंपाउंड में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा कि नहीं होगा, होगा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। और कैसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा बोलेंगे, नीचे के ऑर्बिटल में अनसिमेट्री है तो वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। कैसे होगा, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब इस कंपाउंड में आ जाओ, यहाँ पे भी आयरन 2+ में है, 3D6 है और ये साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे T2G ऑर्बिटल क्या है, पूरा सिमेट्रिकली फिल्ड है। इस कंपाउंड में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है भाई, ये कंपाउंड सिमेट्रिक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में सिमेट्रिकली फील्ड किए गए हैं, इसलिए इस कंपाउंड में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। समझ आया जी D6 का? यस सर।
हाँ ठीक। और किसी